हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपके पास चैप्टर नंबर 3 है ना, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक बुक मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये बुक आपको डीओई की तरफ से मिलती है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर की बुक है। तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है ना, वो है नंबर सिस्टम, जो कि आपके पास अब न्यू बुक में वो चैप्टर नंबर 3 के नाम से है। तो इस चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे चैप्टर नंबर 1 में। स्टार्टिंग में माइंड मैप है इसका। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा आपको समझा रखा है, चैप्टर शॉर्ट में बता रखा है। यहाँ से वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। चैप्टर एकदम सेम है, सिर्फ चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है, नंबर चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के जो आपके पास अब वाली बुक में है, वो आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने इस बुक से ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आप समझो कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 1 मार्क के क्वेश्चन है। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार मैं दिखा दूँ आपको ये पूरी बुक। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हम लास्ट आ गए हैं। हम कहाँ पर हैं? लास्ट हमारे पास 53 तक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर एक चैप्टर के 53 क्वेश्चंस कर लिए तो समझो सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फिर हम यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रैशनल नंबर? बताओ इनमें से कौन सा जो है वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देख के पता चल रहा है कि सी हमारा आंसर होगा, क्योंकि ना हम ए को लिख सकते हैं, ना बी को लिख सकते हैं, ना डी को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। आप कहोगे पाई को तो लिख सकते हैं, 22/7 होता है। नहीं, वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये हमने एनसीईआरटी में जब चैप्टर 3 किया था तब समझा था, है ना। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर वो होता है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे अगर आप इसको देखो तो इसको ईजिली निकाल सकते हो, 2/3 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसको देखो तो मैंने इसे एक रूट में लिख लिया दोनों को। नाउ मेरा आंसर 4 आ रहा है, √4, तो वहाँ से 2 आ रहा है। ये भी पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर है। 81 9 का स्क्वायर होता है, तो ये भी रैशनल है। बट √5 ये रूट से बाहर नहीं निकाल पाएगा, इसलिए इसका आंसर डी है, √5। क्लियर। नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल्स टू 2 + √3 देन व्हाट इज 1/x? तो 1/x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसकी जगह आप यहाँ पर x रख दो। ये पुट कर दिया। बट हम ना रूट को कभी भी नहीं छोड़ते डिनोमिनेटर में, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2 - √3 अपॉन में 2 - √3। हमेशा अपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। तो 2 - √3 तो ऊपर ही रह गया, और नीचे आ गया आपके पास a + b और a - b की आइडेंटिटी लग गई, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 और 4 में सीखी है ना। तो a² माइनस का b² हो गया। तो ये हो गया 2 - √3, 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो फाइनली 2 - √3 आपका आंसर आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में एक इरेशनल नंबर बताना है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला किया था कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कई सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है a + b/2। तो वही सेम फॉर्मूला इसमें फॉलो करेंगे। तो a + b/2 मतलब √2 + √3/2 मेरा आंसर है। एग्जैक्ट नहीं निकालना, क्योंकि ऑप्शन में कोई एग्जैक्ट नहीं दे रखा। आपने फॉर्मूले में पुट किया और वो आपको मिल गया, आपने उसको टिक कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ 5⁻²y इज इक्वल्स टू 25 देन 5⁻⁻y निकालना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास चैप्टर में नहीं है, टॉपिक नहीं है, बट बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आने चाहिए। और 8th क्लास में आप ये एक्सपोनेंट वाला टॉपिक करके आए हो पूरा एक चैप्टर, है ना। तो इसे हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस सेम है, कट हो गए। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो 1 आ गया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 - y है, तो y की जगह -1 लिख दिया। तो 1/5 यहाँ से मेरा आंसर आ गया डी वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। तो √6 × √8 आपको बताना है कितना होगा। तो अगर आप इसको यहाँ लिखते हो √6 × √8 को, तो 6 को लिख सकते हो 2 × 3 और 8 को लिख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8, ये लिख सकते हो ना। तो देखो 4 बार 2 है, तो 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, पर रूट के अंदर 3 रह जाएगा, क्योंकि वो एक सिंगल है, उसकी पेयरिंग नहीं है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 4√3।
क्लियर। नेक्स्ट वन इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रूट 3 इज डैश एंड डैश। रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये भी हमारे पास चैप्टर में क्वेश्चन था, आपको याद हो तो हमने रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन किया था और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन किया था कि हम उन्हें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो रूट 3 मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि रूट 3 क्या है, तो वो मेरे पास एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, वो रिपीट भी नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। नाउ डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। एक ऐसा जो होल नंबर हो पर नेचुरल नंबर ना हो, जीरो, क्योंकि जीरो होल नंबर होता है पर नेचुरल नंबर नहीं होता। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, आपको इसको सॉल्व करना है। तो 81 है, इसके ऊपर पार है ये, फिर यहाँ पर 2 लिखा है, तो ये जब रूट हटेगा तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। नाउ 81 होता है 9 का स्क्वायर, पॉइंट के बाद 50 है तो इसको मैं 50/100 लिख सकती हूँ, इंटू 1/2 ऐसी है। पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता है। 0 से 0 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा 9 की पार 1/2, क्योंकि 5 से 10 को काट दिया, 2 आ गया। अब 9 भी जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो फाइनली इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ टॉपिक्स इसमें आपको 8th वाले मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी नई बुक में ये वाले टॉपिक्स नहीं हैं, बट काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो सेम है, तो प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना एक बार आप इन क्वेश्चंस की। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले रूट हटाया तो 1/2 आ गया, 0.50 को 50/100 लिख दिया, देन हमें पता है पार के ऊपर पार होता है तो सब मल्टीप्लाई में सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाइज डैश रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, अगर आप यहाँ देखो, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश नंबर। अगर एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम करते हो तो क्या आएगा, तो ये क्या आ रहा है, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, सम करती हूँ तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा, रैशनल कभी भी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स होते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, रियल नंबर्स दो पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं, एक रैशनल नंबर में और एक इरेशनल नंबर में। ये भी हमने आपकी बुक में समझा हुआ है टॉपिक। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में, आप कोई सा भी एक निकाल सकते हो। -2/3 है आपके पास, ठीक है, एंड 1/4 है। तो अभी हम एक मेथड देख के आए हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो a+b/2 वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, या फिर हम बेस सेम करके भी कर सकते हैं, और दोनों मेथड मैंने आपको एनसीईआरटी में समझाए थे, है ना। तो चलो यहाँ पर देखो, आंसर नंबर है आपके पास 13, तो -2/3 एंड 1/4 है। इनके बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आपको चाहिए, तो अगर मैं आपका फॉर्मूले की हेल्प से करती हूँ इसको, तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मैंने एलसीएम ले लिया 12, तो 3 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, 4 3 जा 3 1 जा 3 हो गया। नाउ 5/12, नीचे से 2 इधर आया तो 1/2 हो गया, तो इसका मतलब 5/24 आ गया। ठीक है। अब यहाँ देखो -8 है और +3 है, तो यहाँ -5 आएगा। ठीक है। तो आपका एक इरेशनल नंबर आ गया -5/24, और आपको इसमें एक ही निकालना है, आर रैशनल नंबर लिखा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास यहाँ पर, कह रहे एक्सप्रेस 0.7 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये वाला कंसेप्ट भी किया है कि किस तरीके से हम इरेशनल नंबर्स को भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया है ना। तो वही चीज़ आपको यहाँ दे दिया है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल गया है आपको यहाँ पर। तो आपके पास है यहाँ पर 0.7 बार,
तो आपको याद हो तो हमने ये एनसीईआरटी में सीखा था कि जितनी डिजिट पे बार होता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि x जो है वो हमारा है 0.777। बार का मतलब है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते तो 100 से करते। ठीक है, तो एनसीईआरटी रिवाइज किया है, चैप्टर पूरा 3 समझा है आपने मेरे से, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो ये हो जाएगा 10x, यहाँ आ जाएगा 7.777। नाउ ये इक्वेशन 1 हो जाएगी मेरी, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब अगला स्टेप था हमको सब्ट्रैक्ट करना था। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है मेरे पास 10x माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा राइट साइड के साथ सॉल्व करोगे, लेफ्ट साइड के साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, नाउ 9x इज इक्वल्स टू में यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा। तो 7/9 आ गया x, और x आपने किसको माना था 0.7 बार को, तो उसको मैं 7/9 लिख सकती हूँ p/q की फॉर्म में। तो 2 या 3 स्टेप हमने एनसीईआरटी में सीखे थे, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, वही 2-3 स्टेप मैंने यहाँ फॉलो किए हैं। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इरेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखो। इरेशनल वाले भी, ये तो रैशनल है, ये आपके पास रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला। ठीक है, जो इरेशनल वाले हैं वो भी आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करना। क्लियर, ये याद रखना, ये रैशनल है 0.7 बार, इरेशनल नहीं है। ये मैंने गलती से बोल दिया था इरेशनल, बट ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ये, तो इसलिए ये रैशनल नंबर है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। अगेन आपको इसमें क्या करना है, 0.23 बार 0.22 बार दोनों रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, लेकिन इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। आपको इनको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैं दोनों की अलग अलग p/q की फॉर्म निकाल लेती हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन 14 में निकाली, और उसके बाद हम उसे ऐड कर देते हैं तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है ना, तो 0.23 बार, तो इसमें 2 डिजिट पे बार है, तो इसका मतलब यहाँ 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो मैंने लेट किया x को ये, तो इसका मतलब मैं x को लिख सकती हूँ 0.232323, कितनी बार भी लिख सकते हैं, है ना। नाउ इसको इक्वेशन 1 ले लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रही है। मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 100x, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 23 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद 2323 होगा यहाँ पर भी। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगला स्टेप यही था। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो राइट साइड को आप राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करोगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, तो इसका मतलब 100x माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा 23.2323 माइनस 0.2323। ठीक है, आप पॉइंट के बाद कितनी भी डिजिट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 99x, और यहाँ पर आ जाएगा 23, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 23/99। इसका मतलब आपने x को ये माना था, तो इसका p/q आ गया, फॉर्म आ गई ये 23/99। फर्स्ट की निकल गई। अभी आपको 0.22 की भी निकालनी है, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ 0.22 बार है। अगेन लेट x इज इक्वल्स टू 0.22 बार। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.2222, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, तो x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.2222 चलता रहेगा ये भी। इन डॉट्स का मतलब यही होता है कि आगे कंटिन्यूएशन में है। इसको इक्वेशन 2 ले लो,
बस वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इसका मतलब 100x माइनस एक्स और 22.2222 माइनस 0.2222, तो यहाँ 99x आ जाएगा, यहाँ 22 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 22/99। आप इसे कट कर सकते हो, बट अगर नहीं करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो आपका ऊपर वाला था 0.23 बार, वो भी उसका डिनोमिनेटर 99 है, तो प्लस करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू, जिसको आपने ये माना था, उसका p/q का फॉर्म ये आ गया। नाउ फाइनली आपको आंसर निकालना था 0.23 बार प्लस 0.22 बार, यही निकालना था। तो इसका p/q ये है और इसका p/q फॉर्म ये है। अब मैं यहाँ दोनों को प्लस कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास सेम है। तो ये आ जाएगा 55/99। आप कट कर दो, तो ये 5 से कट हो रहा है। अच्छा सॉरी, 55 नहीं 45 आएगा ना, 2 + 3 5, 2 + 2 4 होगा ना यहाँ। तो इसको किससे कट करें, 3 से कट कर लो। 3 की टेबल में अगर हम देखें तो ये 33 पे आता है, और ये आपके पास कितने पे आएगा, 3 × 1 = 3 15 पे। अब ये 3 की टेबल में 11 पे आता है, ये 5 पे आता है, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 5/11। देखो हमेशा लोएस्ट फॉर्म में छोड़ के आना, तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 5/11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास यहाँ पर। इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या करना है, यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो पार में x लिखा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम ब्लैंक पेज पे एक बार लिख लेते हैं। तो 5 की पार है आपके पास x - 3, देन इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, आप डॉट लगाओ या मल्टीप्लाई एक ही बात है। 3 की पार है 2x - 8, इस इक्वल्स टू में आपके पास है 225। अब देखो यहाँ बेस सेम नहीं है, तो आप यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते, तो इसको फिलहाल के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो, जब हम अपना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप क्या करो, 225 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये 5 की टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होगा 45 पे, तो इसलिए मैंने इसे सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दिया। देन 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा हो गया। तो इसका मतलब 5 की पार्ट 2 आ गया और 3 की पार्ट 2 आ गया। अब आप यहाँ क्या करो, इनको कंपेयर कर दो। तो हम यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। देखो ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो थोड़ा आपको फास्ट करना पड़ेगा, ताकि 1 मार्क के क्वेश्चंस में आप ज़्यादा टाइम ना दे, ठीक है, तभी आप आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो मैंने इसको क्या किया, 5 वाले को 5 से कंपेयर किया और 3 वाले को मैंने 3 से कंपेयर किया है। आपको कोई सा भी एक सॉल्व करना है, पर मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि दोनों से आंसर जो है वो सेम आने वाला है। अब यहाँ बेस सेम है, तो बेस तो कट जाएंगे आपके पास, और जो पार्ट्स है वो नीचे आ जाएंगी। तो इसका मतलब x की पार आपके x की वैल्यू आपके पास यहाँ 5 आ गई। सिमिलरली यहाँ बेस सेम है, तो ये तो कट हो गए, जो ये पार है ये नीचे आ गई, तो ये 8 उधर जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा, 2 + 8 10 हो गया, x की वैल्यू 5 आ गई। दोनों केस में x की वैल्यू सेम ही आएगी। आपको दोनों कंपेयर करके नहीं दिखाने, कोई से भी आप एक कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हो, और ये MCQ क्वेश्चन में आए तो रफ में निकाल के आप डायरेक्ट MCQ पे टिक कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। अगेन आपको यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 - 5 ब्रैकेट में 4 - 5 की पावर 4, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर कहीं पर बोर्ड मास यूज़ हो रहा होगा तो उसको डेफिनेटली हम यूज़ करने वाले हैं। 4 - 5 ब्रैकेट में 4 - 5 की पावर 4, फिर इसकी होल पावर है आपके पास कितनी, 3। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो -1 की पावर 4 आ गया। अब -1 की पावर 4 है, इसका मतलब -1 को आप 4 टाइम्स इंटू करोगे, और जब भी पावर इवन में होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है। ये दोनों माइनस आपस में कट गए, ये दोनों कट गए, तो इसका मतलब 4 - 5 × 1 ही बचा। 5 को 1 से इंटू करोगे तो 5 ही आएगा। नाउ 4 में से 5 जाएगा तो -1 आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव पावर है आपके पास, तो -1 3 बार लिखोगे तो मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कह रहे राइट फर्स्ट 5 होल नंबर्स इन p/q फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहे ऐसे 5
फर्स्ट 5 स्टार्टिंग के 5 ऐसे होल नंबर लिखो जिनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर आपको पता हो तो होल नंबर जो है वो हमारे 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आंसर नंबर 18, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर फर्स्ट 5 होल नंबर ले लेती हूँ। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको इनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, उन्होंने बोला है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे P अपॉन Q फॉर्म जो है। कुछ नहीं करना, इन सब के नीचे 1 लगा दो, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में 1 बहुत आसानी से लगा सकते हो, उससे जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। तो 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, 4 अपॉन 1, ये आपके वो 5 होल नंबर है स्टार्टिंग के जो P अपॉन Q की फॉर्म में है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहे फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन √25 एंड √27। कह रहे 2 इरेशनल नंबर्स बताओ इन दोनों के बीच में। तो √25 एंड √27 है। देखो √25 को तो आप 5 लिख सकते हो क्योंकि वो 5 का स्क्वायर है। √27 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। ये दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ गया, एक 3 अंदर रह गया। इसका मतलब आपको 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं 5 और 3√3 के बीच में। अब अगर आप 3√3 की भी वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रॉक्स। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है इसीलिए। तो अगर आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो 5.196 आएगा। अब कई बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि √3 की क्या वैल्यू है। तो देखो कुछ वैल्यूज़ जो है रूट की आपको वो याद करनी पड़ेगी ताकि आप उन्हें एग्जाम में अप्लाई कर सको। जैसे कि √2 की 1.414 है। एग्जाम में कई बार लिख के भी देगा और कई बार लिख के नहीं देगा। तो अगर वो नहीं लिख के देता और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके पास √2 आ जाता है तो आप इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। अगेन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी। सिमिलरली √3 के लिए भी आप 1.732 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालने, तो 2 इरेशनल नंबर्स आर अब तो आप कोई से भी लिख सकते हो ना, बस ऐसे लिखना जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो आप एक 5.012301234 ऐसे और आगे चला सकते हो। तो यहाँ नंबर्स जो है ना वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये मत सोचना 1 2 3 1 2 3 तो रिपीट हो रहा है, नहीं, रिपीट हो रहा है। सारे रिपीट होने चाहिए और सेम ही नंबर रिपीट होने चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया फर्स्ट वाला। और सेकंड वाले में आप क्या लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, 5.13784। बस ध्यान रखना 5 से बड़ा होना चाहिए और 5.196 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो 842 हो गया। उसके बाद आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, 4134876 कुछ भी लिख सकते हो। ये ऐसे आगे चलता जा रहा है। तो इन दो के बीच में ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखे हैं वही आप लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। अदर आंसर्स भी इसके पॉसिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 20। राइट 2 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। इसका मतलब वो रैशनल नंबर लिखना है जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए जब आप डिवाइड करो तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। तो कोई से भी 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। 17/5 ले लें एक, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या सच में ये टर्मिनेट होने वाला है। एक 10/2 भी तो ले सकते हो, ये तो पूरा पूरा ही टर्मिनेट हो रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा, दूसरा ही हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो 5 3 जा 15, 2 बचा, डेसिमल लगा के 0 ले लिया, एंड 5 4 जा 20। हो रहा है ना पूरा पूरा टर्मिनेट। तो आप कोई से भी 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर यहाँ लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 256 की पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर है 0.09। तो आंसर 21 256 की पावर है 0.16 मल्टीप्लाई 256 की पावर है 0.09। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन यही है।
तो मल्टीप्लाई में आपको पता है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लगा सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स मेरी ऐड हो जाती हैं। तो मैं इनको ऐड कर लेती हूँ 0.16 एंड 0.09 को। तो अगर आप 9 में 6 को प्लस करते हो तो 15 आता है आपके पास, 1 + 1 2 हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 256 की पावर 0.25। अब अगर आप 256 देखो तो वो 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसको मैं 25/100 लिख सकती हूँ, डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ गया, क्लियर ना। इसको इससे कट कर दिया 1/4 आ गया। पार के ऊपर पार है, अगेन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे काटा 2 आ गया। नाउ 16 की पावर 1/2 आ गया। 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो उसको 4 का स्क्वायर लिख दिया। नाउ 2 से 2 कट गया, फाइनली मेरा आंसर 4 आ गया। क्वेश्चन देख के लग रहा था कितना मुश्किल है, पर अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अगेन आपको इवेलुएट करना है। यहाँ 3 की पावर 3/5 की पावर 3 है, 5/3 की पावर 5 है, तो आंसर है ये हमारे पास कौन सा 22। 3/5 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5/3 की पावर जो है वो 5 है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यही है। देखो यहाँ आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ बेस सेम नहीं है, लेकिन मैं बेस को सेम कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने इसको क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो मेरी पावर माइनस हो गई। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये करा है, किया है ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी। अब मेरे यहाँ बेस सेम हो गए हैं तो पार्स बीच में मल्टीप्लाई लग रहा है, तो पार्स मेरी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3/5 और यहाँ आ जाएगा 3 - 5। अब 3 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो छोटे में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आएगा -2। अब नेगेटिव में कभी नहीं छोड़ते, रेसिप्रोकल कर दो, अगेन पावर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 5 5 जो 29, 3 3 जो 9, एक ही बात है, यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 इज what can be the maximum number of digit in a repeating block of digits in the decimal expansion of 5/7। कह रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितनी होंगी अगर आप 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हो। रिपीटिंग डिजिट्स आपको बतानी है, तो 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है इसको डिवाइड करना। चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 7 बाहर लिया, 5 अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी भी कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है, 5 अंदर लिखें, 7 अंदर लिखें, 5 बाहर लिखें या 7 बाहर लिखें। हमेशा जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है वो बाहर रहता है, वो आपका डिवाइज़र होता है, ठीक है। 7 की टेबल में 5 नहीं आता, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। 7 की टेबल में 50 से छोटा नंबर कौन सा होता है? 7 7 जा 49 होता है। देन 1 रिमाइंडर बचा। अगेन 7 की टेबल में 1 नहीं आता, 0 ले लिया। अब 7 1 जा 7 हो जाएगा, यहाँ 3 बचा। फिर 7 की टेबल में 3 नहीं आता, 0 ले लिया। 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया। फिर 7 की टेबल में 2 नहीं आता, 0 ले लिया, 20 बन गया। देन 20 से छोटा नंबर होता है 7 2 जा 14 हो गया। 6 बचा रिमाइंडर। 6 भी नहीं आता, 0 ले लिया। 60 से छोटा नंबर होता है 7 8 जा 56। उसके बाद हमने यहाँ पर 4 आ गया। अगेन 4 नहीं आता, 0 ले लिया। 40 से छोटा नंबर आता है 5 पे, 7 5 जा 35। अब 5 रिमाइंडर बचा। ध्यान से अगर आप देखो, आपने 5 से ही डिवाइड करना शुरू किया था और आप वापसी घूम के 5 पे ही आ गए, तो अब यही सारे नंबर्स दोबारा रिपीट होने लगेंगे। तो वो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिपीटिंग ब्लॉक, कितनी डिजिट्स हैं? काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0.714285 बार, और यहाँ लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल्स टू 6। क्लियर? तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे हमारे, जो यहाँ पर ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके पास इस बार कोर्स में नहीं है, लेकिन आपने 8th क्लास में ये टॉपिक्स किए हैं,
तो एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो एक बार अगर आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।